चलिए हम लोग देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाद। स्वर को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन और अयोगवाद। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लोग क बोलेंगे तो क केवल ये होता है जब इसको हम इसमें और स्वर जोड़ेंगे तब ये मिलाकर होगा क। यानी व्यंजन को जब हम लोग बोलते हैं तो बाद में अ जैसी ध्वनि आती है, क्योंकि इस व्यंजन में अ जुड़ा होता है तभी बनता है शुद्ध व्यंजन। यानी ये क इस अ के बिना अधूरा है, मतलब आधा है। अगर ये अ नहीं रहेगा तो ये क आधा रहेगा और जब इसमें अ जुड़ जाएगा तब ये क कहलाएगा। ऐसे ही सभी व्यंजन, यहाँ तक के सभी वर्ड व्यंजन जो होते हैं उसमें अ की आवृत्ति होती है। यानी हम कह सकते हैं कि व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए इसे व्यंजन कहते हैं। और स्वर जो है, स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य ध्वनि की जरूरत नहीं होती है, यानी स्वर आसानी से बोले जा सकते हैं। लेकिन वही व्यंजन की बात करें तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोली जाती है। अब देखते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। यानी जब वे वर्ड जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में क से लेकर के म तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट में याद करने का एक तरीका है कचटक, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में अंग तक के सभी वर्ण आते हैं। च वर्ग में यहाँ तक के सभी वर्ड आते हैं। ट वर्ग में अड़ तक के सभी वर्ड आते हैं और त वर्ग में न तक के सभी वर्ड आते हैं और प वर्ग में म तक। और इन वर्णों को पंचमाक्षर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क वर्ग जो होता है, क से लेकर अंग तक, ये कंठ कहलाता है। कंठ। च वर्ग जो होता है, च छ ज झ यहाँ तक, ये कहलाता है तालु या तालव्य। ट वर्ग जो होता है ये कहलाता है मूर्धा वर्ण। और त वर्ग जो होता है क से लेकर म तक, ये होता है दंत्य और ये ओष्ठ कहलाता है। अब हम ये जानते हैं कि इसे जो क वर्ग है इसे कंठ्य क्यों कहा जाता है। इसे कंठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि क से अंग तक के जो वर्ड है इनका उच्चारण जब करते हैं तो हवा का प्रेशर हमारे गले पर होता है। यानी हवा हमारे गले से बाहर हवा का जो प्रेशर होता है वो गले पर होता है, इसीलिए इसे कंठ वर्ड बोलते हैं। उसके बाद च वर्ग जो है, जब च वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो तालु में चिपकती है, इसीलिए इन वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। उसके बाद मूर्धा, ट वर्ग को मूर्धा कहते हैं। यानी जब ट वर्ग का उच्चारण करते हैं तो जीभ मुड़ करके ऊपर जाके चिपकती है, इसीलिए इसे मूर्धा कहते हैं।
और त वर्ग का उच्चारण करते समय जीभ जो है हमारे दांत पर प्रेशर देती है, इसलिए इसे दंत्य बोलते हैं। अब बात करते हैं प वर्ग की। तो प वर्ग यानी प, फ, ब, भ, म यानी इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ की बनावट बदल जाती है, यानी ओठ की जो बनावट है वो बदलने के कारण इसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इसके बाद है इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद जो वर्ड आते हैं य, र, ल, व, वो आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। य, र, ल और व। य, र, ल, व जो है ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ न तो ज्यादा ऊपर चिपकती है और न ही ज्यादा नीचे चिपकती है, बीच में ही अटकी होती है, इसीलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में भी ये य और व इन दोनों को अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं, इसलिए क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो जैसे लगता है कि हम किसी स्वर को बोल रहे हैं, यानी ये आधा स्वर लगते हैं, इसलिए इन दोनों को अर्धस्वर कहते हैं। र को लुंठित वर्ण कहते हैं और ल को पार्श्व वर्ण कहते हैं। यानी र एक इकलौता वर्ण है जिसे कई प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे हम ट्रक लिखते हैं तो र को ऐसे लगाते हैं, यानी र ऐसे बनता है। उसके बाद वही वर्ण लिखते हैं, वर्ण तो र ऊपर लगा। वैसे ही प्रातः लिखते हैं तो र ऐसे बनता है, यानी र को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, कभी नीचे यहाँ पे तो कभी ऐसे तो कभी ऐसे और कभी ऐसे, यानी ये र कई प्रकार से लिखा जा सकता है और इसका नाम लुंठित वर्ण भी है। और इसके बाद देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। गर्म का मतलब उष्ण, यानी जब मुख से गर्म हवा बाहर आएगी वे वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। जैसे तीनों श और ह, यानी इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है और सीटी जैसे ध्वनि निकलती है, इसी कारण इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखें, हाँ तो इसके बाद देखते हैं जो हम लोग स्पर्श व्यंजन लिखे हैं कचट तक, वर्ग, यानी कचटक वर्ग यानी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कचटक वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इन व्यंजन में कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है और कौन सा व्यंजन महाप्राण है। अल्प प्राण का मतलब अल्प प्राण, अल्प का मतलब थोड़ा और प्राण मतलब हवा ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं ना प्राणवायु। तो वैसे ही जब हम लोग इन वर्णों का उच्चारण करते समय जब कम हवा की जरूरत होती है, यानी कम हवा हम लोग अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तब उन वर्णों को अल्प प्राण कहते हैं। और जिन वर्णों को बोलते समय हमें ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे जब हम लोग क बोलते हैं तो जल्दी से कह लेते हैं क, वही ख बोलते हैं तो ख ऐसे बोलते हैं, यानी हवा ज्यादा ले रहे हैं, इसीलिए इनको जो कम हवा लेते हैं उसे अल्प प्राण और जिसे बोलते समय ज्यादा हवा लेते हैं उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे कचटक का, यानी इन सभी का, इन वर्णों का पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं अल्प प्राण, यानी ये और ये। पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो होता है अल्प प्राण, और ये दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है, महाप्राण। अब इसके बाद
अघोष सघोष की बात करें कि किन वर्णों को अघोष और किन वर्णों को सघोष कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन का यानी कचटक का पहला और दूसरा ये होता है अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा ये होता है सघोष। तो यहाँ अघोष लिख लेते हैं और यहाँ सघोष वर्ण। तो अघोष जो होता है पहला दूसरा, पहला और दूसरा अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन के जो वर्ड हैं य, र, ल, व, ये चारों ही अल्प प्राण होते हैं लेकिन सघोष होते हैं। अल्प प्राण तो हैं लेकिन सघोष भी हैं, सघोष वर्ण। अल्प प्राण व्यंजन और सघोष वर्ण ये चारों हैं। उसके बाद जो उष्म व्यंजन है ये महाप्राण कहलाते हैं, और महाप्राण व्यंजन, और इन्हें अघोष कहते हैं, अघोष वर्ण। इसके बाद हम लोग देखते हैं कक्षा, त्र और ज्ञ, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हाँ, तो इसके बाद देखते हैं कक्षा, त्र और ज्ञ, उसके बाद स्र, इन्हें कहते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इन्हें कहते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, यानी इसमें क्या है, कक्षा में आधा क और षटकोण वाला श मिलता है तो कक्षा वर्ण का निर्माण होता है। उसके बाद त्र है, इसमें त आधा है क्योंकि इसमें अ नहीं है, इसका हलंत का मतलब ये आधा है, प्लस र, यानी त्र कैसे बनता है, आधा त मिलाते हैं और र मिलाते हैं तब जाकर के त्र बनता है। और ज्य यानी आधा ज प्लस इया मिलाकर के ज्य का निर्माण होता है। बहुत लोग इसे ज्ञ पढ़ते हैं लेकिन ज्ञ नहीं, ये ज्य होता है। उसके बाद स्र में बड़ा वाला श वो भी आधा रहता है, प्लस र, तो इस स्वर स का निर्माण होता है। उसके बाद ये तो हो गया हम लोग का संयुक्त व्यंजन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अयोगवाह। तो वे वर्ड जो न तो स्वर और न ही व्यंजन होते हैं उन्हें अयोगवाह की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात इसको ये भी कहा जा सकता है कि अयोगवाह के वर्णों का उच्चारण करते समय पहले स्वर और बाद में व्यंजन आता है, यानी इसमें स्वर और व्यंजन दोनों तो हैं, लेकिन पहले हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं अंग, यानी अंग जब हम लोग बोलते हैं तो पहले अ उसके बाद न का उच्चारण होता है अंग। अह यानी अह जब बोलते हैं तो पहले अ एक स्वर है और उसके बाद ह की आवृत्ति होती है अह, यानी ये अंग और अह अयोगवाह के श्रेणी में रखा गया है। ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, और इसको ये भी कह सकते हैं कि इसे अयोगवाह की श्रेणी में इसलिए रखा गया है
क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों है। स्वर का उच्चारण पहले होता है, व्यंजन का उच्चारण बाद में होता है। अब देखते हैं इनको भी, अयोगवार को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया अनुस्वार, अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक, अनुनासिक, तीसरा विसर्ग, विसर्ग। तो अनुस्वार में अंग आया, अंग को अनुस्वार कहते हैं। आह विसर्ग हो जाता है और कहीं कहीं चंद्रबिंदु देखने को मिलता है, उसे ही हम लोग अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, आंख, यानी ये जो चंद्रबिंदु है इसे ही अनुनासिक कहते हैं। और ये अंग की मात्रा जो है, अंग, इसे अनुस्वार के अंतर्गत रखते हैं। और विसर्ग में क्या होता है, अह, ह की आवृत्ति होती है। जैसे प्रायः, प्रातः आदि।